गाइस, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। और न्यूटन सेकंड लॉ में जो मैंने पिछले 2 सेशंस में आपको चीज़ें बताई, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको फोर्सेस जो है उसकी सही जानकारी मिलेगी। देखो, बात यह है कि न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में साफ-साफ शब्दों में ये बताया था, साफ शब्दों में ये बताया था कि पार्टिकल की मोमेंटम जब कभी जिस भी कारणों से बदलेगी, उस पर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, तभी वो बदल रही होगी। यानी कि अगर आपने किसी बॉडी की अगर आपने किसी बॉडी की लीनियर मोमेंटम को बदलनी है, तो ये तय है कि आपको उस पर एक रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा तो कुछ नहीं होगा। यानी रिजल्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो रिजल्टेंट होना चाहिए, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर हम बात करें जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स जो हम लोग अपने कोर्स के दौरान पढ़ने भी वाले हैं, डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं, जैसे सर्कुलर मोशन। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन, उसका एग्जांपल ले तो उसके अंदर कैसा होगा, उसके अंदर कैसा होगा, लेट्स सी। अगर मान लो है ना कि हमने कोई ऐसा सर्कुलर मोशन ले लिया पार्टिकल का, पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि पार्टिकल की मोशन, उसकी स्पीड की बात करें तो बिल्कुल कांस्टेंट है। मान लेते हैं पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ, जिसको कि आप कहोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट, इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हम वेलोसिटी शो कर रहे हैं उसका, तो उसकी जो स्पीड है v बिल्कुल कांस्टेंट, उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? जैसे पंखा घूम रहा है, आपका घर में पंखा घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, क्या पंखे के ब्लेड्स पर जो पार्टिकल्स है या जो पंखे के ब्लेड्स हो, क्या उन पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा? तो उसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या उस पार्टिकल, यह जो पार्टिकल हमने शो कर रखा है, क्या इस पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम बदल रही है? क्या इस पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम बदल रही है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ना मास बदल रही और ना वेलोसिटी। देखने में तो ये लग रहा है v तो कांस्टेंट है, v तो कांस्टेंट है, लेकिन v स्पीड नहीं, v तो वेलोसिटी है। मोमेंटम के अंदर जो v है वो क्या है? वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो वेक्टर तब है जब वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो भाई बात यह है कि हमारी निगाह स्पीड पे नहीं, हमारी निगाह किस पे होनी चाहिए? वेलोसिटी पे। किस पे होनी चाहिए? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी की जहां तक बात है, उसके पास दिशा होती है, जिधर चलता है उसी दिशा में उसकी वेलोसिटी होती है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे चलता है तो उसकी वेलोसिटी की दिशा क्या होती है? कोई पूछे आपसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, बताना ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, जैसे मैंने यहां पे बना रखा है। हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दिशा हमेशा सदा किधर होगी?
टेंजेंशियल टू द पाथ। अब अगर हम बात करें अगले ही पल, तो अगले ही पल शायद यह पार्टिकल सर्कुलर करते करते आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी कुछ इस तरीके से। जो टेंजेंट है, देखो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये रही, कुछ देर के बाद ये बदल जाएगी, एक सेकेंड, कुछ देर के बाद ये बदल जाएगी। यानी कि लगातार उसकी जो स्पीड बेशक कांस्टेंट है, लेकिन लगातार उसकी वेलोसिटी बदल रही है। लगातार उसकी वेलोसिटी बदल रही है। और खास बात ये आ गई कि अगर वेलोसिटी बदल रही, इसका मतलब मोमेंटम बदल रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से, अदृश्य रूप में ही सही, क्लियरली या डायरेक्टली या अनडायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, तो उस पर एक रिजल्टेंट, अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। ये पक्की बात है, क्योंकि वेलोसिटी की दिशा बदल रही है, मतलब मोमेंटम बदल रहा है, मतलब कंफर्म हो गया कि चेक करके देखो कि पक्का इस पर कोई ना कोई रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। कोई ना कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि ये जो सर्कुलर मोशन है, बेशक इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन इस पर जो है एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल कदापि कदापि कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकती। सर्कुलर के अंदर यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकती। समझना, शब्द और टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव। अगर हमने कह दिया यूनिफॉर्म मोशन, द पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, दिशा भी कांस्टेंट। अगर कहा गया यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके मायने अलग उसके मायने अलग। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मात्र उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तभी हमने नाम बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर में तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, दिशा बदल रही है ना, तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। ऑलराइट, तो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कहना और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहना, बहुत अंतर है, इनमें बहुत अंतर है। तो मैं ये कह रहा था कि सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेशक कर ले कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन कदापि नहीं कर सकता। क्यों? दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। और सर्कुलर मोशन ही नहीं, सिर्फ सर्कल पर ही नहीं, अगर दुनिया का कोई भी पार्टिकल किसी भी कर पाथ पे, ध्यान से सुने इस बात को, कर पाथ पे आड़े तिरछे किसी कर्व पे चल रहा हो, तो उस पर भी निश्चित रूप से जाके चेक करके देख लो, उस पर भी निश्चित रूप से आपको एक अनबैलेंस्ड यानी कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो ये बात हम अच्छे से याद रख सकते हैं। और साथ में एक स्टेटमेंट और भी निकल के आ रही है। सारी चीजें आप एज ए स्टेटमेंट नोट करके अपनी कॉपी में लिखते चल, है ना, लिख सकते हो, इन सारे को नोट्स बना के लिख सकते हो, बाद में खूब काम आएगा। एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर चलना है पार्टिकल को, तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म मोशन कदापि नहीं कर सकता।
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी निश्चित रूप से कांस्टेंट होनी चाहिए, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब दिशा कांस्टेंट, और अगर दिशा कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में अगर चलना है, तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आएगा। किसी और दिशा में, किसी और पाथ पे चलने लग जाएगा, कर्व पे चलने लग जाएगा, दिशा बदल जाएगी। तो सेम दिशा में अगर चलनी है तो उसकी पाथ हर हालत में क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसकी पाथ हर हालत में स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो मात्र स्ट्रेट लाइन में ही कर सकता है। तो लिख सकते हो आप इसको एक एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हो कि पार्टिकल कैन एवर परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन only along a straight line, only along a straight line। साथ में एक और ऐड कर दो, अ कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मतलब रेक्टिलिनियर नहीं, रेक्टिलिनियर होता है स्ट्रेट लाइन, और कर्वीलिनियर मतलब किसी कर्व के अलोंग। कुछ बच्चे नया टर्म सुन रहे होंगे, ये है ना कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर नया टर्म नहीं है, कई कई किताबों में ऐसा मेंशन है बेटा। तो जिन बच्चों ने पहली बार सुना है वो ध्यान रखें, कर्वीलिनियर का मतलब किसी कर्व के ऊपर चल रहा होगा पार्टिकल। रेक्टिलिनियर मतलब लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट साथ ही में ऐड कर दो अपनी कॉपी में कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग curvilinear motion, performing a curvilinear motion will always be acted upon by a resultant external force, will always be acted upon by a external force, resultant external force। अगला लाइन एक और लिख सकते हो, अगला पॉइंट आ जाएगा कि अ कर्वीलिनियर मोशन, बहुत प्यारा स्टेटमेंट बनेगा, अ कर्वीलिनियर मोशन कैन नेवर बी एन यूनिफॉर्म मोशन, कैन नेवर बी एन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में एज ए स्टेटमेंट ABCD ऑप्शंस के रूप में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट के अंदर, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, उसके अंदर ABCD ऑप्शन होते हैं। आपको चूज करना होता है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके अंदर स्टेटमेंट ये लिखा हो सकता है कि अ कर्वीलिनियर मोशन कैन नेवर बी एन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको टिक कर देना। ऑलराइट, तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं यही आपको सवालों में हेल्प करती हैं, हेल्प करेंगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक बेटा, तो सिर्फ F=ma या नॉर्मल जो किताबी जो ज्ञान है, सिर्फ उतने ज्ञान से आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप सिलेक्ट तो जरूर हो जाओगे, हो सकते हो नीचे कहीं रैंक आएगा, लेकिन अच्छा सिलेक्शन, अच्छा रैंक आपका कभी नहीं आ सकता। तो अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो शर्त है कि आपको किताबों से ऊपर तो उठना पड़ेगा, किताबों से ऊपर तो उठना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बाकी जो और स्टूडेंट्स आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके तुलना में कुछ एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो हासिल करना पड़ेगा, तभी तो रेस में आगे निकल पाओगे ना जी। तभी तो रेस में आगे निकल पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अंदर गौर से देखें तो यस वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, मतलब लगातार इस पर एक रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और जो बच्चे सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, और जो नहीं पढ़े उनको भी बता दूं कि भाई ये मजे वाली एक मजे की बात ये है कि इस केस में सर्कुलर, अगर पार्टिकल की मोशन एब्सोल्यूट सर्कुलर मोशन है, परफेक्ट सर्कल पे वो चल रहा है, तो ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स की, जिस रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी दिशा एग्जैक्टली हर पल प्रतिपल उस रिजल्टेंट फोर्स की दिशा हमेशा ये सेंटर की ओर होती है।
जो बच्चे जानते हैं, जिनको मालूम है, जो पढ़ चुके हैं, वो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि उसकी दिशा हमेशा किधर होती है बेटा? सेंटर की ओर। और उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, 9-10 में पढ़ भी रखा है आप लोगों ने। स्पेशल नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल। कुछ बच्चों को सेंट्रीफ्यूगल भी मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल अलग है, वो इमेजिनरी है, बाद में अपन बात करेंगे। सूडो फोर्स है, ठीक है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। सेंट्रीपिटल बोलेंगे, सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा होता है, रिजल्ट इन फोर्स, जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रही होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सहायक होती है, जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो जो फोर्स है उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक मजे की बात है कि कभी भी निकालोगे सर्कुलर मोशन के अंदर, अगर तो वो एक परफेक्ट सर्कल होगा, तो निश्चित रूप से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हर हालत में किधर होगा? सेंटर की दिशा में, सेंटर की ओर। ठीक है बेटा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ये मैंने बना दिया सेंटर की ओर, तो ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल, आप नीचे एफ सी लगा सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से एफ सी लगा सकते हो। फाइन, तो ये तो बात हो गई सर्कुलर मोशन की, आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तो न्यूटन्स लॉ की बात चल रही है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इतना बताया कि कभी भी जीवन में, या है ना, अपने पढ़ाई के दौरान कभी भी किसी सवाल के अंदर या कभी भी डेली लाइफ के अंदर आपको अगर नजर आ जाए पार्टिकल की दिशा बदल रही है, उसकी मोमेंटम बदल रही है, दिशा मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मोमेंटम बदल रहा होगा, और अगर मोमेंटम बदलेगी, दिशा बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी, मोमेंटम बदलेगी, तो निश्चित रूप से लॉक कर लो, समझ लो, ये मान लो कि उस पर एक रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा होगा। यही न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में कहा। ठीक है बेटा, तो ये तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा एग्जाम्पल और भी अच्छा एग्जाम्पल, आपका अगला ही जो चैप्टर है, अगला नहीं पिछला जो चैप्टर है इनफैक्ट आपने पढ़ रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके अंदर भी आपने देखा, उसके अंदर भी आपने देखा कि यदि हम किसी पार्टिकल को लाइक दिस, है ना, इस तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसे अपन फेंकते हैं, है ना, और उसके अंदर उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हम बात करें उसकी मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब साफ देखने को मिल रहा है कि लगातार उसकी दिशा बदल रही है, स्पीड भी बदलेगी क्योंकि ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वी वाई जीरो हो जाती है, आपने पढ़ा होगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना। तो भाई बात ये आ गई, लगातार उसकी स्पीड भी बदल रही है, दिशा भी बदल रही है, मतलब पक्की बात है हवा में भी उस पर एक अदृश्य रूप में ही सही, लेकिन एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। कोई पूछे कौन सा लग रहा है तो बता देना, यस, ये लगा उस पे रिजल्टेंट फोर्स mg। कौन सा लगा? नीचे की ओर ये लगा mg फोर्स, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे ही आपने हवा में फेंका, निरंतर लगातार, ये वर्टिकल है ना, सारे एरोज बिल्कुल वर्टिकल है ना, तो जैसे ही आपने हवा में फेंका, निरंतर लगातार उस पर हवा में नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगने लग गया बेटा? mg वाला फोर्स। कौन सा फोर्स लगने लग गया? ये mg वाला फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो लगातार उसकी दिशा को बदल रहा है, उसकी दिशा को बदल रहा है। और खूबसूरती देखो कि उसकी जो पाथ है बिल्कुल परफेक्टली एक पैराबोला, एक परफेक्टली पैराबोलिक मोशन, परफेक्ट पैराबोलिक मोशन के अंदर आती है। ठीक है बेटा, इसकी और कभी बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, अगर वो टॉपिक मैं ले रहा हूँगा तो उसके अंदर मैं बता दूंगा कभी। तो भाई बात ये आ गई कि इसके अंदर बहुत बारीकियां हैं, ठीक, बहुत बारीकियां है। क्वेश्चन पूछने वाले आपको किसी भी कोने में ले जाके अटका सकते हैं, ध्यान देना इस बात को। सवाल पूछने वाले आपने कितनी भी तैयारी करी हो, वो आपको क्या कर सकते, किसी कोने में खींच के ले आके वहां अटका देंगे आपको। फिर क्या करोगे? वहां से निकल नहीं पाओगे, फंस जाओगे, सवाल नहीं बनेगा। तो आपको हर एक कोने की, हर एक बारीकी की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
हर एक बारीकी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक टॉप रैंक के साथ मेंस, एडवांस और ये जो नीट है, एम्स है, ये क्रैक कर सकते हो। ऑलराइट, तो भाई होप, है ना, होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, और भी आगे मैं आपको ऐसे कुछ वीडियोस बना के देता रहूँगा। उनको देखें, अपडेट करें अपने इंफॉर्मेशन को, और जो पहले से आपको मालूम है वो भी सही मालूम है, ठीक है, काफ़ी हद तक मतलब ठीक मालूम है, तो उनके साथ आप इनको भी ऐड कर लेना, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ हमने कंक्लूड कर लिया, पूरा अच्छे से देख लिया, सर्कुलर भी देखा, इस ये वाला भी देखा, एग्जाम्पल भी देखा, रॉकेट प्रोपल्शन भी देखा, काफ़ी सारी बातें करी। सेकंड लॉ के अंदर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, पूरा ऑनर दिया, पूरी इज्जत दी सेकंड लॉ को। अब अगले सेशन में थर्ड लॉ की हम बात करेंगे, उसको भी इज्जत तो, ऑनर तो मिलनी चाहिए ना, तो उस पे भी कुछ बारीकी जो है, स्पेशल बातें जो है, वो मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।